सबलेट और डोनेशन के नाम पर राजस्थान वक्फ बोर्ड का बड़ा घोटाला। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आपको मालूम है, थार न्यूज इकरा पत्रिका में जो वक्फ जायदाद सीरीज के नाम पे कई एपिसोड हमने अलग अलग जगह से रिलीज किए हैं, कुछ आने वाले हैं। इसी सिलसिले का ये एपिसोड है जिसे आप आखिर तक देखिए, ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है कि जो डोनेशन और सबलेट का जो मामला है, हम हर जगह गए हैं, किसी भी जिले में, तहसील में, कस्बे में, तो वहां ये मसला वक्फ जायदाद को लेके हर जगह मिला है। वक्फ बोर्ड को लेकर के, वक्फ कमेटियों को लेके, मुतवल्ली को लेकर के, कि औने पौने दामों में वक्फ जायदाद हैं जो दुकान, शोरूम या कोई बाड़े नोरे किराए पे ले लिए जाते हैं, कोई 1000, 1500, 2000, 5000 में, और फिर उनको कई गुना ज्यादा रेट में सबलेट यानी दूसरे को किराए पे दे दिया जाता है। और इसके अंदर न सिर्फ एक आम आदमी शामिल है, बल्कि अलग अलग जिलों के, अलग अलग तहसीलों के और राजधानी जयपुर का भी यह मसला है, जहां सफेद कॉलर हैं जो मिल्लत की रहनुमाई करते हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो जिम्मेदार समझे जाते हैं समाजी तौर पे, सियासी तौर पर, मजहबी तौर पे। उन लोगों ने एक एक, दो दो, तीन तीन दुकानें भी ले रखी हैं, किसी ने कुछ ले रखा है, चाहे वो नवाब कल्लन खां का बाग हो, चाहे मुमताज बाग मस्जिद हो, चाहे और कहीं हो, चाहे टोंक का मसला हो, चाहे नागौर का मसला हो, झुंझुनू का मसला हो, चाहे किसी भी जगह, किसी भी शहर में जाएं, चाहे जोधपुर का हो, उदयपुर का हो, कोटा का हो, बयाना का हो, यानी हम जहां जहां गए सब जगह यह मसला मिला है कि लोगों ने औने पौने दामों में वक्फ जायदाद किराए पे ले रखी हैं और फिर कई गुना ज्यादा रेट में प्राइवेट दूसरे आदमी को दे रखा है। उसमें वक्फ बोर्ड की भी मिलीभगत पूरी तरह से सामने आई है, और जो स्थानीय कमेटियां हैं, वक्फ कमेटियां हैं संबंधित जायदाद की, उस वक्फ कमेटी के सदर, सेक्रेटरी और दूसरे पदाधिकारी, मेंबर और मुतवल्ली उस जायदाद से संबंधित है। इन सब की मिलीभगत के कारण ये सारा काम हो रहा है। हालांकि वक्फ बोर्ड दावे करता है इन चीजों पे एक्शन लेने का, लेकिन कोई बड़ा एक्शन नहीं होता है। जो डोनेशन के नाम पर, सबलेट के नाम पर वक्फ बोर्ड में, वक्फ कमेटियों में और जहां जो जायदाद हैं उसमें बड़ी लूट खसोट इस चीज को लेकर हो रही है। तो इसके लिए हम अलग अलग जिम्मेदार हैं, जो वक्फ के जिम्मेदार रहे हैं या वर्तमान में हैं, उनसे, वो जो समाजी और मजहबी रहनुमा हैं, उनसे, कुछ लोगों से हम मालूम करने की कोशिश करेंगे कि ये जो सबलेट और डोनेशन का मामला है, ये सही है या गलत है, और इसका नुकसान है वक्फ को कितना हो रहा है। तो सैयद अनवर शाह साहब, जो जयपुर की तारीखी जामा मस्जिद है, उसके करीब 9 साल सेक्रेटरी रहे हैं, 2009 से 11 तक। तो आज हम उनके पास आए हुए इसी मसले को लेकर के कि अनवर शाह साहब, आप ये बताइए कि ये जो, जैसे कि हमने बताया है इसमें डोनेशन और सबलेट का, ये आप तो एक अच्छे खासे अरसे जामा मस्जिद के जिम्मेदार रहे हो और तमाम मसलों को बारीकी से देखते हो, तो ये सबलेट और डोनेशन का मामला क्या है? हमारे ज़माने में जब मैं सेक्रेटरी था, एक मसला आया, जो किशनपोल बाज़ार में 217 नंबर की दुकान, जिसके हमारे राधेश्याम भूत साहब जो है वो किराएदार थे। वो ये लेकर के आए कि आप 5 लाख रुपए हमसे ले लीजिए और दुकान जो है किसी और साहब को दे दीजिए। हमने कहा हम ऐसे पकड़ी नहीं लेंगे जब तक हम मुफ्ती शहर हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद हसन खान साहब रहमतुल्लाह अलैह उस टाइम हयात थे। हमने उनसे ये मसला तहकीक किया। हज़रत ने फ़ौरन मना फरमा दिया कि पगड़ी का लेना देना दोनों नाजायज़ हैं। हमने साफ तौर पे राधे श्याम जी को मना कर दिया कि हम पगड़ी नहीं ले सकते। अलबत्ता एक तरीक़ा है कि आप हमें इस दुकान को हैंड ओवर करें और फिर हम जो ज़्यादा किराया देगा तो हम उसको जो है ये दुकान दे सकते हैं। तो पूरी कमेटी बैठी, इस पर मशवरा हुआ। राधेश्याम भूत साहब जो थे उन्होंने दुकान वापस हमें हैंड ओवर की, खाली करके दे दी। फिर हमने इसको उस ज़माने के अंदर लोगों के सामने रखा और तकरीबन उस टाइम 5 गुना बढ़े हुए किराए के साथ में, जो उस ज़माने में काफ़ी महंगा किराया होता था, 7,500 रुपये, और हर साल 5% इंक्रीमेंट के साथ में हमने इसका वो सिलसिला शुरू किया। जो दुकान उस ज़माने में 1500 रुपये की थी, वो आज बढ़ते बढ़ते तकरीबन 22 से 25,000 रुपये तक उस दुकान आपने 1500 से 7.5 में किया और आज करीब 20-22 हज़ार रुपये महीने का किराया हो गया। जी हाँ। तो इसलिए हज़रत मुफ्ती साहब अलैहि रहमा ने मना फरमाया कि पगड़ी का लेना और देना इस्लामी एतबार से ये नाजायज़ है।
दूसरा ये भी फरमाया कि कोई दुकान सबलेट करता है, ये भी नाजायज़ है। वो अपनी ज़रूरत के लिए ले रहा है, तो जब तक उसके पास है वो किराएदार रहे, और उसके बाद जो है वो दूसरे को दे नहीं सकता, और इंतज़ामिया भी अगर मुलव्विस होगी तो वो भी इसमें गुनाहगार होगी। इसके लिए मुफ्ती अहमद हसन साहब मरहूम ने फतवा दिया था उस वक्त। जी हाँ, मैं खुद उनकी खिदमत में हाजिर हुआ था और मैंने उनसे अर्ज़ किया तो उन्होंने फरमाया कि इस तरह लेना देना जायज़ नहीं है। चुनांचे हमने लिया नहीं। अब वो चूँकि राधे श्याम भूत साहब जो थे वो वैश्य समाज यानी बनिया समाज से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने कैलकुलेट किया कि 5 लाख रुपए देंगे तो ये यहाँ 7,500-8 हज़ार रुपये किराया जा रहा है, तो अगर इंटरेस्ट का भी हो तो वो पैसा ही ज़्यादा होता है इंटरेस्ट का। चुनांचे आज हमने ये सोचा कि दुकान जो है वो 5 गुना ज़्यादा किराए से जा रही है और हर साल बढ़ता रहेगा। चुनांचे वो 1500 रुपये से बढ़ते बढ़ते 20 से 25 हज़ार के दरमियान वो किराया हो चुका है। अच्छा, ये जो आज ये मसला है, अब नाम तो नहीं ले सकते, कि मजहबी और समाजी रहनुमा हैं, उन लोगों ने, उनके रिश्तेदारों ने अलग अलग जिलों में, राजधानी जयपुर में भी ज़मीनें और शोरूम दुकानें किराए पे ले रखी हैं। नवाब कल्याण खां का जो बाग है, जो बड़ी बेशकीमती ज़मीन है एमआई रोड के ऊपर, उसमें कई सौ गज कुछ रुपए में लोगों ने लेकर के जो सबलेट कर रखी हैं। तो ये जो लोगों ने ले रखी हैं, खासतौर से कि आम आदमी ने ले रखी है वो तो अलग अलग मसला है, लेकिन एक जो समाजी और मजहबी रहनुमाओं ने, सियासी रहनुमाओं ने, उनके रिश्तेदारों ने ले रखी हैं, उनके लिए, उनसे आप क्या अपील करना चाह रहे हैं कि जो सबलेट आपने क्यों कर रखा है और आप इसको वक्फ बोर्ड को हैंड ओवर करें या वक्फ कमेटी को हैंड ओवर करें? देखिए, मैं तो ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि गुजारिश ही कर सकता हूँ कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, कि अल्लाह तबारक तआला कौन है? जो दिलों के भेद का जानने वाला है। आप ज़बान से क्या कह रहे हैं और आपके दिल के अंदर क्या है, क्योंकि अगर ये दुकान या मकान आपका होता तो क्या आप इस कौड़ियों के किराए के अंदर अपने पास रखते या दूसरों को सबलेट करके उसका फ़ायदा उठाते? इस्लाम में ये बिल्कुल नाजायज़ और हराम के दर्जे के अंदर है। इसकी वजह यह है कि कोई जिसने वक्फ़ किया है वो वाकिफ़ ने तो अपनी आखिरत और आक़िबत बनाने के लिए किया, और हम मुर्दों का माल खा रहे हैं। तो इससे बदतरीन बात क्या हो सकती है? जो बेचारे बोल नहीं सकते, जो कब्रों में आराम फरमा रहे हैं, हम उनका माल खाकर। वाकिफ की मनसा का ख्याल रखना चाहिए उनको। बिल्कुल, ये तो कतई ईमान का जुज़ है। ये हराम लुक़मे से यानी इबादतें मरदूद हो जाती हैं। चाहे जाए कि पूरी ज़िंदगी का सरमाया हमारा ज़ाय हो, हमारा ईमान ज़ाय हो, खुदा के जनाब में हम सुरख़ुरू न रह सकें। इसलिए हमने तो अपने ज़माने में तकरीबन 50 सालों से मस्जिदों से मैं जुड़ा रहा, हमेशा अभी भी मेरा मस्जिदों से जोड़ा है, तो हमेशा इस बात की तरफ़दारी की है कि मस्जिदों में उसूल के साथ एक एक पाई का हिसाब, क्योंकि हम उस वक्फ़ शुदा ज़मीन का हिसाब वक्फ़ बोर्ड को नहीं, अल्लाह के जनाब में देना है। अच्छा, जो ये जायदाद जिनका अपन ने जिक्र किया है, तो वो जो सबलेट कर रखी हैं लोगों ने, तो आपके मुताबिक उनको संबंधित जो वक्फ कमेटियां हैं या वक्फ बोर्ड, उनको हैंड ओवर कर देना चाहिए, अपना खाली कर देना चाहिए? बिल्कुल कतई ये बात है, क्योंकि जिसने जो किराए पर ली है वो अपने ज़रूरियात के लिए, और फिर चजाए कि उसको अपना आमदनी का ज़रिया बनाना। ज़रिया तो वक्फ बोर्ड या मस्जिद या जो भी दरगाह है या जो वाकिफ़ लोग हैं उन्हीं के ज़िम्मे है कि उसकी आमदनी का बेहतर इस्तेमाल करें कौम की फलाह बहबूदी के लिए। चाहे जाए कि दरमियान के अंदर उसका फ़ायदा उठा जाए, तो इससे बड़ी यानी वक्फ शुदा जायदाद से दरमियान में फ़ायदा उठाना, जिस तरह से फ़ी बुतूनिहिम इल्ला नारा, कुरान करीम ने उन लोगों के बारे में कहा कि जो यतीमों का माल खाते हैं, वो माल नहीं खा रहे बल्कि अंगारे अपने पेट में भर रहे हैं। इस तरह वाकिफ़ लोग जो बेचारे कब्रों में चले गए, वो कहाँ से बोल सकेंगे? उनके माल का बेजा इस्तेमाल करना, इससे बदतरीन कोई बात नहीं हो सकती मेरे नज़दीक। एडवोकेट सैयद शाहिद हसन साहब, जो राजस्थान वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, राजस्थान बार काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं, अभी उसमें मेंबर हैं, और राजस्थान हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं। तो सबलेट का जो हमारा इस एपिसोड में जो मुद्दा है कि वक्फ जायदाद हैं जो सबलेट हो रही हैं, उससे बड़ा नुकसान वक्फ जायदाद का भी हो रहा है। वो हम जहाँ जहाँ हमने एपिसोड किए हैं वहाँ सब जगह हमें ये शिकायत मिली है सबलेट वाली। तो शाहिद साहब, जो वक्फ जायदाद सबलेट हो रही हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए ऐसा है कि सबलेटिंग जो है वो टेनेंसी एक्ट की बात है। तो सबलेटिंग इज वन ऑफ द ग्राउंड फॉर इविक्शन, मतलब किराएदारी खत्म करने के लिए सबलेटिंग एक सबसे बड़ा ग्राउंड होता है। अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी किसी से किराए पे ली है और अगर उसको वो सबलेट करता है तो उसको वो किराएदारी उसको ख़त्म करनी पड़ेगी। ठीक है, शायद जहाँ तक वक्फ प्रॉपर्टीज़ की बात है, वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है। अगर वो जो है वो जैसे आप बता रहे हैं कि मुफ्ती साहब का भी ये फतवा है कि अगर किसी ने को सबलेट किया तो उसको सबलेटिंग वो गलत होती है और उसको अल्लाह के घर जवाब देना है। उसको जो है वो सबलेट उस प्रॉपर्टी को वापस उसके हमारे मालिक जो है, उस मालिक कौन है, वक्फ बोर्ड, अल्लाह मालिक है तो वक्फ बोर्ड को, केयर टेकर उसका वक्फ बोर्ड है तो वक्फ बोर्ड को वापस लौटानी चाहिए। तो इसलिए जो है सबलेटिंग जो है वो एक बड़ा खाली कर प्रॉपर वक्फ प्रॉपर्टी को खाली कराने के लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कि सबलेटिंग जो है सब जगह मिल रही है, सब जगह पाई जा रही है। लोगों ने 5,000 में मकान दुकान किराए पे ले रखी है और उसके 20,000 में सबलेट कर रखी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ जहाँ अगर ऐसी कोई बात अगर है तो इसको जो है आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, वो वक्फ बोर्ड के स्तर पे ज़रूरत है। और जहाँ कमेटियाँ हैं उन कमेटियों को भी ये बात देखने की ज़रूरत है कि अगर कोई सबलेटिंग कर रखा है तो उसका वक्फ बोर्ड के अंदर स्टेट ऑफिसर है, स्टेट ऑफिसर की कोर्ट में वो सबलेटिंग के ग्राउंड के ऊपर इविक्शन का केस किया जा सकता है और उस प्रॉपर्टी को खाली करवाई जा सकती है। तो ऐसी मामलों के अंदर बिल्कुल एक्शन, लीगल एक्शन ज़रूरी है, लीगल एक्शन लेना चाहिए और स्टेट ऑफिसर के पास और उसके बाद में ट्रिब्यूनल के अंदर, वक्फ ट्रिब्यूनल है उसके अंदर जो है वो केस करना चाहिए कि साहब इन्होंने जो है वो जो है टीनेंसी का उल्लंघन किया है, टीनेंसी का वायलेशन किया है, इसलिए ये प्रॉपर्टी खाली होना चाहिए। आप बता रहे थे कि जो वारिसान के तौर पे किसी जायदाद को वक्फ बोर्ड में सबलेट करने का जो कायदा कानून या जो आप लोगों ने तय कर रखा वो क्या है वारिसान के लिए? देखिए ऐसा है कि वक्फ बोर्ड में किराया समिति बनी हुई है। किराया समिति के सामने किरायों के प्रकरण आते हैं। किराए के प्रकरण में ये आते हैं कि कुछ तो जो किराया बढ़ाने वाली बात है वो हम देखते हैं और कुछ जो है जिसमें किराएदार की मृत्यु हो गई है तो उस किराएदार की मृत्यु होने के बाद उसके वारिसान को उसका किराएदार बनाना चाहिए, बनाया जाता है। तो देखिए ऐसा है कि वारिसानों को किराएदार बनाने के लिए एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है कि उसमें जो है हम किराया एक तो बढ़ाते हैं, दूसरा हम जो है उस मंथली रेंट का 60 गुना उसका डोनेशन भी वक्फ बोर्ड में लिया जाए। 1,000 का 60,000? 1,000 का 60,000, अगर एक डोनेशन? हाँ, डोनेशन वक्फ बोर्ड में जमा हो जाता है और किराया अलग? वो किराया अलग होता है। तो उसके वारिसान के लिए इस तरह से हमने एक किराया भी 60 गुना? नहीं, किराया तो नहीं, किराया 60 गुना नहीं होता। देखिए जो वक्फ बोर्ड को डोनेशन ऑन रिकॉर्ड हो, डोनेशन ऑन रिकॉर्ड जो होगा वो 60 गुना होगा। 1,000 का किराया अगर उसका है तो 60,000 रुपये वक्फ बोर्ड में डोनेशन के तौर पे जमा कराएगा। और देखिए ऐसा है कि बहुत से मामलात के अंदर ऐसा होता है कि ज़्यादातर किराएदार जो होते हैं वो गरीब तबके के लोग होते हैं। जैसे क्या है कि कोई टायर वाला है, कोई डेंटिंग पेंटिंग का काम करने वाला है, कोई नंबर प्लेट लिखने वाला है, कुछ और छोटे मोटे काम करने वाला है कि जो सिर्फ 1,000 रुपये रोज़ कमा रहा है तो वो आदमी 30,000 रुपये या 25,000 रुपये किराया कैसे देगा। तो इसमें एक ह्यूमैनिटेरियन कंसीडरेशन भी होता है। तो उसके अंदर क्या है कि देखिए वक्फ बोर्ड जो है वो डीएलसी रेट जो है उस एरिया की जो डीएलसी रेट है उस पर भी वक्फ बोर्ड जो है वो डिस्काउंट देता है। हम करीब 60-70% जो भी है इनका फार्मूला है वक्फ बोर्ड के अंदर, वो उसके हिसाब से जो है वो डीएलसी रेट में डिस्काउंट देते हैं और किराया तय करते हैं। अच्छा, ये जो जैसे वारिसान के अलावा जैसे किसी ने ले ली हो दुकान और किसी और दूसरे को दे दी हो और अच्छी खासी शिकायतें और इनकम का सोर्स लोगों के पास है, जो पटेलाई करते रहते हैं, समाजी रहनुमा के तौर पे 2-3 दुकानें ले रखी हैं, सबलेट कर रखी हैं, ऐसी शिकायतें हर शहर में मिलती हैं। तो इसके लिए वक्फ बोर्ड ने क्या बाकायदा जिले वाइज, तहसील वाइज कोई लिस्टिंग ऐसी हो कि भी सबलेट कर रखी है? वक्फ बोर्ड के पास भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है? देखिए ऐसा है कि वक्फ बोर्ड के पास इसका कोई, जैसी मेरी जानकारी है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि मैं वक्फ बोर्ड के डे टू डे के मामले में इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। मैं वक्फ बोर्ड के अंदर वक्फ बोर्ड की जब मीटिंग होती है जब भी जाता हूँ, या मुझे जब बुलाया जाता है किसी मामले के अंदर तो मैं जब वक्फ बोर्ड में जाता हूँ तो रोज़ाना के जो मामला आते हैं उसके अंदर मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट वक्फ बोर्ड जिले वाइज लिस्ट तो बननी चाहिए। लेकिन क्या है, देखिए ऐसा है कि वक्फ बोर्ड को भी और जिले की जो कमेटियाँ हैं, उस वक्फ प्रॉपर्टी की जो कमेटी है उसको जो है अगर कोई सबलेटिंग वाली बात उनके नोटिस में आती है तो इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। इमीडिएट एक्शन ज़रूरी है, क्योंकि अगर सबलेटिंग तो एक तरह का ऑफेंस है। सबलेटिंग तो एक वन ऑफ द ग्राउंड फॉर इविक्शन है। सबलेटिंग अगर कर दिया तो किराएदारी खत्म, क्योंकि अगर सबलेट कोई करता है तो किराएदारी उसमें खत्म हो जाती है और प्रॉपर्टी वापस जो है उसके मालिक को चली जाती है। इसलिए जो है सबलेटिंग जो है वो एक बहुत बड़ा एक गलत बात है। और उनको वक्फ बोर्ड को भी और कमेटीज़ को भी तुरंत जो है वो स्टेट अफसर के पास में और वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर जो है वो खाली करने का केस करना चाहिए,
ताकि ये सब रेटिंग वाले बाज आएँ और वो जो है आइंदा से ऐसी सब रेटिंग नहीं हो। देखिए ऐसा वक्फ बोर्ड को भी नॉलेज में नहीं है पूरी चीज़। अच्छा, ये सबलेटिंग के मामले में क्या इंडिविजुअल मुस्लिम या मुस्लिम तंजीमें, इदारे भी वक्फ बोर्ड में शिकायतें कर सकते हैं किसी इलाके को लेकर के, किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेकर के? हाँ, देखिए ऐसा है कि कोई तंजीमें या मुस्लिम इदारे हैं जिनकी नोटिस में ये बात अगर आती है कि ये आदमी किराएदार था और इसने दुकान किसी और को सबलेट कर दी है, तो अगर ये वक्फ बोर्ड के नोटिस में ये बात लाई जाती है तो जाहिर सी बात है वक्फ बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए। तो वक्फ बोर्ड एक्शन लेगा। मैं आपको बताता हूँ कि वक्फ बोर्ड एक्शन लेगा ऐसे ऐसे मामलों के अंदर, सब रेटिंग के मामलों के अंदर वक्फ बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए और वक्फ बोर्ड लेगा भी एक्शन। तो ऐसा है कि सब रेटिंग बिल्कुल गलत है और सब रेटिंग होना भी नहीं चाहिए। तो सब रेटिंग को हम कभी रेगुलाइज भी नहीं करते। द बार एसोसिएशन वक्फ राजस्थान के फाउंडर मेंबर एडवोकेट मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ हैं, और जो वक्फ जायदाद से मुतालिक जो सबलेट का जो मसला है जिसके ऊपर ये एपिसोड है, इस पर हम बात करना चाहेंगे। असलम साहब, जो वक्फ जायदाद सबलेट हो रही है, हमारा जो एपिसोड की श्रृंखला जो थार न्यूज़ पे जो चल रही है आप देख रहे होंगे, पूरे राजस्थान में जहां जहां हम जा रहे हैं हर जगह, चाहे राजधानी जयपुर हो या कोई भी जिला हो, तहसील हो, वहां सबलेट की बहुत बड़ी शिकायत है कि वक्फ जायदाद लोग औने पौने दामों में ले लेते हैं, फिर इसको सबलेट करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो सबलेट से मुतालिक आप बताइए कि क्या ये कहाँ तक सही है, और इसमें क्योंकि आप संघर्ष वक्फ से मुतालिक कर रहे हैं, आपकी जो बार भी है वक्फ से मुतालिक, तो ये जो सबलेट का क्या मसला है? देखिए, कानून के अंदर सबलेट का कोई प्रावधान नहीं है और कानूनी तरीके से जो भी व्यक्ति सबलेट करता है वह अपराधी होता है और वो गैर कानूनी होता है। कोई भी जो भी किराएदार है या संपत्ति लीज पे ली हुई है, वो सिर्फ अपने कारोबार के लिए और अपने इस्तेमाल के लिए उस संपत्ति को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अमूमन ये देखा जा रहा है कि आज राजस्थान के अंदर ये चलन आ गया कि साहब जो कमेटी के जिम्मेदारान हैं, जो वक्फ के जिम्मेदारान हैं, वर्तमान जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, वो अपने फायदे के लिए वक्फ जायदाद को वाकिफ की मंशा के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आज जो भी जो वक्फ जायदादें इस्टेब्लिश हुई हैं राजस्थान या भारत के अंदर, उनके वाकिफों की मंशा थी कि उस वक्फ जायदाद का फायदा जो मुस्लिम समाज है उसके वेलफेयर में काम आके उसको फायदा उठाया जाए। लेकिन हो ये रहा है कि आज एक व्यक्ति जो असरदार व्यक्ति होता है या कमेटी का मेंबर होता है या उसका रिश्तेदार होता है, वो औने पौने दामों के अंदर अपने असरात के बल पे उस संपत्ति को 1000 रुपये 500 रुपये पे किराए पे प्राप्त कर लेता है। और मेन मार्केट की दुकानें होती हैं और उनको लेने के बाद वो उस संपत्ति को, उस दुकान को हजारों रुपए या लाखों रुपए के अंदर सबलेट कर देता है। वो उस संपत्ति, ऐसे हमारे पास जो अमूमन हम प्रैक्टिस में वकालत में करते हैं, तो हमारे पास इस प्रकार के कई केसेस आते हैं, जिसमें से एक उदाहरण तो मैं दूं कि मैं एक जयपुर की मशहूर वक्फ संपत्ति जो है मुस्लिम स्कूल, उसके अंदर अभी मैं कार्यकारिणी में रहा था, पिछली बार एग्जीक्यूटिव मेंबर था। वहां किराएदारों की स्थिति के बारे में मैंने देखा। जयपुर की जो मुस्लिम स्कूल जो मोती डूंगरी रोड पर है, क्या वो वक्फ की संपत्ति है? देखिए, वो संपत्ति मुस्लिम्स की संपत्ति है और मुस्लिम की संपत्ति वक्फ की संपत्ति होती है। ये किसी एक व्यक्ति के नहीं है। ये अच्छा सवाल किया आपने। ये जयपुर शहर के अंदर जो मुस्लिम स्कूल स्टैब्लिश हुआ है, ये 1937 से पहले जयपुर के अंदर जो ईदा की मोरी है उसके अंदर इस्लामी पंचायत जयपुर द्वारा ईदा की मोरी में स्कूल स्टैब्लिश करने के लिए, स्कूल बनाने के लिए वहां पर जमीन ली गई थी। वहां सुटेबिलिटी अच्छी नहीं लगी उस टाइम इस्लामी पंचायत जयपुर के ओहदेदारान को। उन्होंने इस संपत्ति उस संपत्ति के बदल में जयपुर दरबार से एप्लीकेशन लगा के ये जो आज मौजूदा हालात के अंदर हम मुस्लिम स्कूल देखते हैं कैंपस, ये कैंपस असल में जिनसी तोपखाना था। ये जिनसी तोपखाना जयपुर रियासत के जमाने से था और इसके पास ही कौस मीनार बनी हुई है। जब अकबर बादशाह पैदल आगरा से और अजमेर दरगाह शरीफ गया था, तब यहां पर उसका कयाम हुआ था और वहीं मुस्लिम स्कूल से 100 फुट की दूरी पर ही कौस मीनार है। अकबर बादशाह जो शहंशाह हिंद थे, तो वो आए थे अजमेर, तो यहाँ एमडी रोड के इसी इलाके में उनका कैंप रहा है। कौस मीनार है ना, बिल्कुल। और ये जिनसी तोपखाना था। जो अब मुगलों का जितना भी तोपखाना बनता था वो यहाँ आके इकट्ठा होता था और यहाँ से ही आगे जाके वो सेना के अंदर जाता था। तो जिनसी तोपखाना ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। वो जमीन जिनसी तोपखाना की जो मुस्लिम स्कूल को मिली, ये वक्फ है। बिल्कुल, क्योंकि इस्लामी पंचायत जो है वो सब मुसलमानों की जयपुर की थी और वो सब मुसलमानों किसी एक व्यक्ति की थी नहीं। तो अब इसके अंदर जो दुकानें हैं, जो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम स्कूल की कोई दुकान जो सबलेट का मामला है, ये किसका है? देखिए,
एक जयपुर शहर के जिम्मेदार बनते हैं, उन व्यक्ति ने 2700 रुपये में अपने बेटे के नाम एक दुकान ले रखी है, और वही दुकान जो दूसरे व्यक्ति को दे रखी है वो करीब 25-30 हजार रुपये महीने पे दे रखी है। 2700 से 25-30 हजार। बिल्कुल, ये मैं खुद कह सकता हूँ, ये एनालिसिस मैंने खुद ने कराया। ऐसी कोई 2-4 प्रॉपर्टियां और भी आपकी नॉलेज में, क्योंकि आप वक्फ ट्रिब्यूनल है उसमें मुकदमे लड़ते हैं, सेशन कोर्ट में मुकदमे लड़ते हैं, हाई कोर्ट में लड़ते हैं, तो वक्फ से मुतालिक, तो जयपुर या राजस्थान की ऐसी कोई 5-7 मोटी मोटी जायदाद और बता सकते हो जहां ऐसा सबलेट का मामला है? सबसे बड़ा तो बाग नवाब कल्याणी देख लें आप, क्या हालत। कितनी दुकानें सबलेट हैं आपके साथ? हजारों होंगी, जयपुर शहर के अंदर सैकड़ों तो होंगी, और पूरे राजस्थान की माने तो हजारों हैं। तो अगर जयपुर का माने या पूरे राजस्थान का माने तो सबलेट को लेकर के वक्फ बोर्ड का करोड़ों रुपए की घालमेल और घोटाला है। बिल्कुल, जो जिम्मेदार होते हैं उन जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज को रोकें, क्योंकि ये कानून के खिलाफ भी और शरीयत के खिलाफ भी है। जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, सीईओ हैं, मेंबर हैं, या लोकल जो वक्फ कमेटी के सदर, सेक्रेटरी, मुतवल्ली हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है कि सबलेट के मामले में सारे सिस्टम को लिस्टेड किया जाए, जिन्होंने इलीगल जो सबलेट कर रखा है उनके खिलाफ जो भी कानूनी प्रावधान हो उससे एक्शन लिया जाए, क्योंकि बोर्ड तो एक ऑटोनोमस बॉडी है। देखिए, इसको यहाँ पर हम समझने के लिए बात करेंगे तो ये कहेंगे कि वाकिफ ने जो संपत्ति वक्फ की, उसकी मंशा ये थी कि उस संपत्ति का फायदा समाज को पहुंचे, लेकिन हो क्या रहा है, ये बाग नवाब कल्याण ले लें, मुमताज बाग ले लें, या और जो संपत्ति हैं उन संपत्तियों के बारे में अगर आप रिसर्च करेंगे, खोजबीन करेंगे, तो वहां पर सब जगह यही सबलेट की प्रॉब्लम आएगी। मुमताज बाग के बारे में तो मैंने भी सुना, कहां तक सही है कि एक दुकान तो शायद 80,000 के आसपास सबलेट कर रखी है, कुछ ही हजार रुपए में लेकर। बिल्कुल हो सकता है, अगर रिसर्च करके दस्तावेज खंगा लेंगे बिल्कुल आ सकता है। ये एक जगह की बीमारी नहीं है, तो सब जगह पूरे राजस्थान के अंदर अधिकतर जगहों की बीमारी है। लेकिन यहां मैं ये कहना चाहूंगा, वाकिफ की मंशा थी उस संपत्ति की आय से वेलफेयर होना, लेकिन वेलफेयर किसका हो रहा है? जिसने संपत्ति औने पौने दामों पर किराए पे ले ली वक्फ बोर्ड से या कमेटी से, और उसने अपने उस संपत्ति को आगे जाके किसी और व्यक्ति को हजारों रुपए महीने पे सबलेट कर दी, तो वेलफेयर तो उस व्यक्ति का हो रहा है, वो जो इलीगल है। ये तो शरई मामला और कानूनी मामला हो गया कि जो वाकिफ की मंशा है उसके खिलाफ, यानी वाकिफ की मंशा है कि एक अवाम का, आम आदमी का भला होना चाहिए, कम्युनिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन हो किसी सबलेट जिसने कर रखा है उसका हो रहा है। असल चीज एक तो आम आदमी जिसने सबलेट कर रखा है, एक वो लोग जो शिकायतें मिलती हैं हर जगह। जयपुर का ये मसला नहीं है, पूरे राजस्थान में जहां जहां हम गए हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो समाजी रहनुमा हैं, मजहबी रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा हैं, यानी जो चलते फिरते चेहरे होते हैं हर इलाके के, उन लोगों ने, उनके रिश्तेदारों ने सबलेट कर रखी है। सबसे बड़ी बात ये, अब ये तो उनकी विल है कि वो लोगों ने इच्छा क्या है, लेकिन ये वक्फ जायदादों का सबलेट बिल्कुल कानूनन गलत है और शरीयत के हिसाब से भी बिल्कुल गलत है। जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट होती है या जो भी उसकी आय होती है, वो उस संपत्ति को वाकिफ करने वाले की मंशा के अनुसार खर्च होनी चाहिए, वेलफेयर पे खर्च होनी चाहिए। और इस पे कोई गमन करता है तो वो अल्लाह का भी अपराधी है और कानून का भी अपराधी है। अच्छा, इसमें कप्तान फैज मोहम्मद साहब की जायदाद है घाटगेर, उसमें भी एक सबलेट का या जो ट्रांसफर का एक मसला है, जो लाखों रुपए का उसमें लेन देन हुआ है। नवाब कल्याण के बाग में भी जो सबलेट के मसले जो आए दिन सुनते, कोई 2-4 नाम ऐसे आप बता सकते हो या इनको ऑफ रिकॉर्ड ही रखना चाहते हो, क्योंकि आपको बड़ी नॉलेज है कि किसने जयपुर में बड़े चेहरे ने सबलेट कर रखी है या सबलेट के अंदर उलझा हुआ है, अगर आप बताना चाहें। जयपुर के सभी लोगों को पता है इस बारे में कि किस किस जिम्मेदार ने क्या बड़े चेहरे ऐसे। बिल्कुल वही करते हैं साहब, आम आदमी तो कहाँ करता है? आम आदमी तो बेचारा अपनी रोटी रोजी। उन लोगों को रहनुमा का लिबादा, कुर्ता पहन के, मंच पे शेरवानी पहन करके, जुब्बा कुब्बा पहन के बैठ करके तकरीर करते हुए थोड़ी कभी हिचकिचाहट महसूस नहीं होती? किसी ने टोका नहीं आज तक? कहाँ होती है ऐसे लोगों का? आज का वक्त बताया, उस वक्त के हिसाब से तो ऐसे लोगों का बोलबाला रहेगा। वक्फ जायदाद के अंदर जो सबलेट हो रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर के हम हाजी सईद साहब से, जो जाने माने जो समाजी खिदमतगार हैं जयपुर के अंदर और कई इदारों से, तंजीमों से जुड़े हुए हैं, इन लोगों ने एक हॉस्टल भी APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम से बनाया है। जी हाँ।
एक हॉस्टल भी बनाया है जगतपुरा खो नागोनन की तरफ, अच्छा हॉस्टल है। तो ये कई तंजीमों से, इदारों से जुड़े हुए हैं, सईद साहब बरसों से खिदमत कर रहे हैं। तो वक्फ जायदाद में जो सबलेट हो रही है, ये जो मसला जो इस एपिसोड के अंदर है, जो पूरे राजस्थान का है और जयपुर का भी है, तो ये सईद साहब जो वक्फ जायदाद औने पौने दामों में लोग ले लेते हैं, फिर उसको कई गुना बढ़ा करके कई हजार रुपए में जो सबलेट कर देते हैं, तो ये मसला कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? देखिए, सही तो ये है ही नहीं, किसी भी तरह से नहीं है, क्योंकि सबलेट आप किसी भी चीज़ को करोगे तो उसका मालिक होना आपका ज़रूरी है। और वक्त संपत्ति का मालिक जब कोई है ही नहीं, मैंने किराए ली तो मैंने किराया ली तो मैं तो इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैंने 2000 में किराया लेकर और 20,000 में सबलेट कर दी, तो ये 18,000 तो सिर्फ सीधे सीधे नाजायज़ है। और ये नाजायज़ तो है, ये दुनिया और आखिरत करना ख़राब करने का सबब भी है। हमारे अक्सर लोगों ने जिनके रसूख है वक्त संपत्तियों के इंतजामिया कमेटियों में या ऊपर, उन लोगों ने ये धंधा कर रखा है कि 2000, 3000, 1000 रुपये में दुकानें ली, शोरूम लिया या कोई जगह ले ली और उसको बहुत अच्छे दामों में सबलेट कर देते हैं। इस पर हमारी निगाह किसी की भी नहीं जा रही। बहुत सारे चेयरमैन बदलते रहते हैं, हर 5 साल में बदलते हैं, लेकिन ये चेयरमैन हो या वक्फ बोर्ड स्टाफ हो, ये सभी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। नहीं, ये जो सबलेट का खेल है, इसमें वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हों, सीईओ हों, कर्मचारी हों या वक्फ कमेटी के सदर, सेक्रेटरी, मुतवल्ली, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व रहते हैं इस मामले में। बिल्कुल इन्वॉल्व होते हैं। इसकी वजह यह है कि कहीं भी सबलेट होता है तो जिसको सबलेट हो रहा है वो जाहिर है कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड में जरूर जाता है, तो उनकी नॉलेज में तो आता है, लेकिन वो अपना हिस्सा लेते हैं, चुप हो जाते हैं। और सबलेट करने वाले को अल्लाह का खौफ खाना चाहिए कि कल मरकर क्या जवाब दोगे आप। और इसमें एक मतलब ऐसे ऐसे पैसे वाले और ऐसे ऐसे रसूखदार लोग शामिल हैं जिनके बारे में बात की जाए तो बड़ा अफसोस होता है कि मिल्लत के रहनुमा हो या जिम्मेदार हो, वो लोग ये काम कर रहे हैं, तो आम लोगों से क्या तवक्को रख सकते हैं? ये एक दर्द सईद साहब ने बताया, नाम बताना भी नहीं चाह रहे हैं। और जिस भी शहर कस्बे में जाएं या राजधानी जयपुर का हो, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग जो समाजी खिदमतगार हैं, रहनुमा बने हुए हैं, उनके नाम बिल्कुल साफ साफ लोग बताते हैं ऑफ द रिकॉर्ड की फलां जायदाद लेकर के फलां को इतने में दे रखी है। और ट्रांसफर और सबलेट को लेके लाखों रुपए में प्रॉपर्टी के सौदे भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कई बार ऐसा अखबारों में उछला भी है। और ज़्यादातर प्रॉपर्टियाँ वक्फ बोर्ड की अच्छी प्राइम लोकेशन पे है, लेकिन उनका कोई यूज नहीं है। जैसे जयपुर में अमानी शाह की दरगाह का है, 29 बीघा ज़मीन है, बहुत कुछ कॉलेज, हॉस्पिटल, ये वो सब कुछ बन सकता है। नवाब कल्याण का बाग है जिसमें 1000 रुपये में दुकानें दे रखी है, 3000 रुपये में दुकान दे रखी है, और दुकान लेने वालों ने या तो बंद कर रखी है या सबलेट कर रखी है। और पूरा मार्केट मेन सिटी में जहाँ 50,000 में दुकान नहीं मिले, वहाँ वो अकेला नवाब कल्याण का मार्केट ही जयपुर शहर के जो गरीब बच्चे उनको पढ़ा सकता। लेकिन इसका इंतजाम करने वाले के लिए न वक्फ बोर्ड सोचता है, न कमेटी सोचती है, न चेयरमैन सोचते हैं। सब अपना हिस्सा लेते हैं और अपना टाइम पास करते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए बड़े पैमाने पे विरोध प्रदर्शन देश भर में हुआ और अभी भी लोग विरोध कर रहे हैं, होना भी चाहिए कि वो एक गलत है, लेकिन जो वैसा जो विरोध प्रदर्शन सबलेट को लेकर के या कमेटियों को बनाने को लेकर के या वक्फ बोर्ड में दूसरे जो घाल घमेल चल रही हैं, उसको लेकर के अवाम और रहनुमा मैदान में क्यों नहीं आते हैं? अगर आपने नज़र डाली हो तो जयपुर की जो औकाफ बचाव कमेटी बनी है, उसके मेंबरों को देखो आप, ज़्यादातर लोग वो होंगे जो कहीं ना कहीं वक्फ संपत्तियों से अटैच हैं। और ये यहीं का मामला नहीं है, ऑल ओवर इंडिया या तो मदरसे से जुड़े लोग उन कमेटियों में हैं या किसी इदारे को चला रहे हैं जो वक्फ की है, उसके लोग इन्वॉल्व हैं। तो जाहिर है जब सबलेट की बात करेंगे तो वो भी उसमें घसीटे जाएंगे, तो वो उस मुद्दे को नहीं छेड़ेंगे, इसलिए वो मैदान में नहीं आते। मैदान में नहीं आते वो। अभी ये बिल गलत है, हमने भी इसका खिलाफत करी, मैं कमेटी में भी हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो मैं बता रहा हूँ, और वो उन्हीं बातों को छेड़ना चाहते हैं जिससे उनकी गद्दी बची रहे, बाकी बातों को वो नहीं उठाना चाहते।
इसका मतलब जो रहनुमा हैं जो वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के जो विरोध कर रहे हैं, वहाँ कहीं न कहीं उनका जो वक्फ के दूसरे मामले हैं, वक्फ बोर्ड बनता है, वक्फ कमेटियां बनती हैं, कोई मुतवल्ली बनता है, किराएदारी होती है, उसमें जो गड़बड़ होती है उसके लिए बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं वो। नहीं, उसमें हिम्मत करेंगे तो आज नहीं तो कल वो खुद भी तो उसी में आएंगे ना, क्राइटेरिया हटा दिए जाएंगे, वो भी जज में आ दिए जाएंगे या कमेटी से बेदखल कर दिया जाएगा, तो वो बोलेंगे क्यों? तो कहीं ना कहीं उनका खुद का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो वो वहीं तक बोलते हैं जहां तक उनकी गद्दी सेफ रहे। इनको बोलने का कोई तरीका कैसे बुलवाया जाए, लोग एक बेदारी पैदा हो वक्फ के ताल्लुक से, आम आदमी बोले? तो जो लोग जैसे मेरे जैसे किसी वक्त में नहीं है, वो लोग एक मुहिम चलाएं डोर टू डोर और इन कमेटियों के खिलाफ खुलकर बात करें, तो हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए। मस्जिद के इमाम और खतीब जो हर जुमे को तकरीर करते हैं, वहाँ कहीं न कहीं कहा जाए कि वक्फ से मुतालिक जो बेदारी है, सबलेट के खिलाफ, वक्फ कमेटियाँ गलत बन रही हैं या मुतवल्ली गड़बड़ कर रहा है, उनके खिलाफ कोई एक मुहिम चलाई जाए, इमाम और खतीब की तरफ से ऐलान किया जाए। ये भी हो सकता है, लेकिन इमाम और खतीब कहीं ना कहीं इन लोगों से जुड़े होते हैं, तो वो भी मजबूर हैं। वो भी एक हद तक ही वो बात करेंगे, ज़्यादा आगे वो भी बात नहीं कर पाएंगे। देखा मैंने ये चीज़। नहीं, अपन हर दिन जुमा पढ़ते हैं, मस्जिदें भी कभी इधर पढ़ लिया, कभी उस मस्जिद में, और हमारा तो ये है कि हम अलग अलग शहर और कस्बे बदलते रहते हैं। अमूमन कहीं देखा नहीं किसी इमाम और खतीब को वक्फ के मामले में तकरीर करते हुए। बता रहा हूँ ना, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो बचाना चाहते हैं, क्योंकि कई मस्जिदें वक्फ की संपत्तियों में है और कहीं ना कहीं वक्फ रजिस्ट्रेशन भी है, तो जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट वक्फ के उसमें है, तो वो लोग तो बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे और बोलते भी नहीं है। क्यों बोलते ही उन पर खुद पे तलवार लटक जाती है। तो अक्सर लोग जो बोलना चाह रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं खुद इन्वॉल्व है, इसलिए वो पिछड़ जाते हैं। और रहनुमा आज की तारीख में मुसलमानों का रहनुमा वो है जो खुद कौम के शोषण में इन्वॉल्व है, और यही वजह हम पीछे रहते हैं। जो रहनुमा हैं जहां भी हैं, किसी भी शहर कस्बे में, चाहे राजधानी जयपुर में, सईद साहब के मुताबिक जो हालात बिल्कुल सामने हैं कि ज़्यादातर वो लोग हैं जो कौम को नुकसान पहुंचाते हैं, कौम का शोषण करते हैं, चाहे वक्फ का मामला हो या दूसरे मामले हों। और इन्होंने भी जिन जायदाद का नाम गिनाया, राजधानी में अमानी शाह साहब दरगाह शरीफ जो बड़ी ज़मीन है वक्फ की, 29 बीघा के करीब बता रहे हैं, वो मतलब उसका डेवलपमेंट हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। नवाब कल्लन साहब के बारे में हमने कई एपिसोड बनाए हैं, और वहाँ की जायदाद अगर डेवलप हो तो अकेला जयपुर का स्कॉलरशिप का बड़ा मसला हल हो सकता है। तो सबलेट को लेकर के जहाँ जहाँ जो जयपुर में बाकी जगह कहीं भी एक बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड के अंदर है, जो वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार, चाहे वो चेयरमैन हो, सीईओ हो, मेंबर हो, सब नहीं होंगे, कुछ हो सकता है कि नहीं हो इसमें इन्वॉल्व, चाहे वो संबंधित जो वक्फ कमेटी है उसके सदर सेक्रेटरी हों, मुतवल्ली हों, या और इलाके के जो जिम्मेदार लोग हों, या मस्जिद के सदर हों किसी के, या मदरसे के सदर हों, सेक्रेटरी हों। सबलेट को लेकर के जो मसला है पूरे राजस्थान का है, और हम जहाँ जहाँ गए हैं हर जगह शिकायतें मिलती हैं कि सामने जो कि प्राइवेट दुकानें हैं, किसी की जो निजी संपत्ति है वो 10,000 5,000 में किराए पे दे रखी है, और मस्जिद की दुकान है 1,500 में ले रखी है, और वो 1,500 में लेकर के किसी को 5,000 4,000 में सबलेट कर रखी है। ऐसे ही जो नवाब कल्लन का बाग हो, मुमताज बाग हो, कप्तान फैज मोहम्मद जमीन हो, और कहीं भी हो जो जयपुर की हो, जयपुर के बाहर की हो, लोगों ने 2-2 5-5 हज़ार रुपए में लेकर के 500-500 रुपए में लेकर के जमीन को कई हजार में, कई गुना में सबलेट कर रखा है। और उसके जो सौदेबाजी होते हैं, जो ट्रांसफर होते हैं कागज, जो काम इलीगल भी होता है, कोई लीगल नहीं होता, और वक्फ बोर्ड भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता बड़ा। और ये सईद साहब भी कह रहे हैं कि ये लोग जब प्रक्रिया शुरू करते हैं तो वक्फ बोर्ड में जाते हैं तो वक्फ बोर्ड के स्टाफ ही उनको रास्ता बताता है कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे चलो। यानी वक्फ बोर्ड का जो स्टाफ है वो भी शामिल रहता है, वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी भी शामिल रहते हैं, और स्थानीय कमेटियों के भी, और बड़े बड़े झुब्बे कुब्बे वाले सफेद पोश लोग जो मुसलमानों के सियासी लीडर बताते हैं अपने आप को, समाजी रहनुमा बताते हैं, मजहबी रहनुमा बनाते हैं, बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसफर करवाने के लिए, सबलेट कराने के लिए। और ये छोटा मोटा धंधा नहीं है। जयपुर का एक मसला जो कुछ महीनों पहले हमने सुना कि 50-55 लाख रुपए में एक वक्फ जायदाद है जो सबलेट और ट्रांसफर के लिए सौदा हुआ, और ऐसे तमाम तर राजस्थान के अंदर हालात हैं जो लाखों रुपए के जो अलग अलग जायदाद का होता है। पूरे राजस्थान का अगर काउंट करें तो करोड़ों रुपए का ये घोटाला है सबलेट को लेकर के। अगर वक्फ बोर्ड इस पे एक्शन ले, वक्फ कमेटियां इस पर एक्शन लें, स्थानीय रहनुमा हैं वो एक्शन लें,
क्योंकि वो अपनी संपत्ति को अगर देते हैं तो 5,000 वाली का 6,000 रुपए किराया लेना चाहते हैं, 10 वाली का 12 लेना चाहते हैं। तो वक्फ के मामले में भी अगर वो ऐसा ही करें, यानी आम आदमी आसपास जिस भी जायदाद के रहते हैं वो निगरानी रखें कि हमारे मोहल्ले की जो दुकान है, मस्जिद की, मदरसे की और वक्फ जायदाद है वो औने पौने दामों में क्यों गई या उसके साथ क्या गलत हुआ, वो रोड पे आ जाएं। और जैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ विरोध हुआ है वैसा ही विरोध अलग अलग इलाकों में सबलेट को लेकर के हो, गलत कमेटी बनने को लेकर के हो, मुतवल्ली कमेटी वालों के जो घोटाले हैं, वक्फ बोर्ड के घोटाले हैं, इनके खिलाफ अगर लोग खड़े हों तो मेरे ख्याल में बेदारी आ सकती है वक्फ को लेकर के। और जो ये जो पैसा बड़े पैमाने पे इकट्ठा हो उससे स्कॉलरशिप हैं और तमाम जो जरूरतें हैं, जो बेवाओं की, यतीमों की, ये सारी पूरी हो सकती हैं। सबसे बड़ा मसला जो स्कॉलरशिप का है कि माइनॉरिटी स्कॉलरशिप मिला करती थी बड़े पैमाने पे, वो एक तरह की बंद सी हो गई। और अब जो बड़ा मसला है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो चाहे राजस्थान में कोटा में पढ़ते हों, सीकर में पढ़ते हों, जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, कहीं भी पढ़ते हों, तो वो उनका जो महीने का खर्चा है वो पूरा नहीं हो सकता। तो ये जो सबलेट का किराया जो करोड़ों रुपए का जो है, ये अगर इकट्ठा करके उन बच्चों को अगर फैसिलिटी दी जाए हॉस्टल की, कोचिंग की, तो बड़े पैमाने पे भला हो सकता है कम्युनिटी का। लेकिन करे कौन? करे वही जो या तो अवाम करे बेदार होकर के, या रहनुमा करें, या वक्फ बोर्ड के लोग करें। लेकिन होगा नहीं होगा वो अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ा है कि अगर अवाम बेदार हो जाए, अगर हर मस्जिद का जो इमाम और खतीब है जो महीने में 4-5 जुमे आते हैं, किसी एक जुमे में वक्फ के मामले में सबलेट को लेकर अगर अपनी तकरीर करें तो हो सकता है कि अवाम में बेदारी आ जाए। और जिस तरह से अवाम है वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो रोड पे आई है और विरोध कर रही है आज भी, वैसा ही सबलेट को लेकर के भी विरोध करे। जो हमारा सबलेट का ये मुद्दा है, जो इस एपिसोड के अलावा और भी हम एपिसोड बनाएंगे उसके अंदर भी ये मुद्दा रखेंगे। और जो हमारी वक्फ जायदाद सीरीज है उसके अंदर कई एपिसोड आ चुके हैं, कई एपिसोड अभी आने वाले हैं जो बन करके तैयार हो रहे हैं। तो अगला एपिसोड हमारा कहां बने ये राय भी आप कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर इसमें अंदर दिए हुए हैं और पहले वाले जितने एपिसोड हैं उनके लिंक भी इसके अंदर दिए हुए हैं। साथ ही ये एपिसोड है, इससे आप कहां तक सहमत हैं, कहां तक असहमत हैं, अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।